जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स में सरल लोलक की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए सरल लोलक के जो शेष बचे हुए कंसेप्ट थे, यहाँ पर उनको हम समझा करके और इस क्लास को जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक क्लास बायोलॉजी की ली जाएगी और उसके बाद एक क्लास केमिस्ट्री की ली जाएगी। यानी अब विज्ञान की क्लासें धीरे धीरे बारी बारी से चलती रहेंगी और मैथ में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और इसके साथ साथ मेंसुरेशन की भी क्लास चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम कल क्या बता चुके थे कि कोई मान लीजिए कोई लड़की जो है किसी झूले पर बैठ करके झूल रही है। मान लीजिए क्या है, झूला है और यहाँ पर लड़की क्या है, बैठ करके झूल रही है। यदि वह अचानक में खड़ी हो जाती है तो बताइए आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंसेप्ट क्या बताए थे कि यहाँ से जो प्रभावी लंबाई थी, मान लीजिए क्या है, एल है। अब यहाँ पर प्रभावी लंबाई कहाँ से मापी जाती है, उसके सेंटर ऑफ मास से। अब देखिए यहाँ पर अगर यह लड़की खड़ी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में देखिए झूले की लंबाई वही है और रस्सी सेम वही है। यहाँ पर देखिए समझना क्या है, जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हम इसके लिए कंसेप्ट क्या बताए थे, जो लंबाई पहले एल हुआ करती थी अब वह लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिए एल डैश हो गई। क्यों? चूंकि जब लड़की मान लीजिए खड़ी हो जाएगी या कोई लड़का है झूले पर बैठ करके झूल रहा है, जब वो खड़ा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो उसका सेंटर ऑफ मास था वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर खिसक जाएगा। और जब ऊपर खिसक जाएगा तो यहाँ पर लंबाई क्या होगा, घट जाएगी। अब हम कल क्या बताए थे कि सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। यदि लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई पहले ज़्यादा थी तो आवर्तकाल ज़्यादा था। आवर्तकाल ज़्यादा होने का मतलब देखिए क्या है कि समय ज़्यादा लग रहा है, और समय ज़्यादा लगने का मतलब क्या है कि झूले की गति स्लो है, मतलब जो झूला है वह धीरे धीरे मोशन कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर लड़की खड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रभावी लंबाई एल का मान घट जाएगा, और जब एल का मान घट जाएगा तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल भी क्या होगा, घट जाएगा। और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो यहाँ पर जो झूला है वह क्या होगा, तेजी से गति करना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट क्या बताए थे कि यदि वह लड़की बैठ करके झूला झूल रही है और उसी के बगल में एक और लड़की आके बैठ जाए तो बताइए आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए हम बता चुके हैं कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब एक लड़की अगर झूला झूल रही है उसके बगल में चाहे जितनी लड़कियां आके बैठ जाएं वहां पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम सरल लोलक को पृथ्वी के विभिन्न स्थितियों में ले जाकर के बताने का प्रयास किए थे और वह सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर आवर्तकाल का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसा क्यों होता है, चूंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा क्या बताए थे कि दोनों ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका मान सबसे अधिक होता है। जब दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि इसी सरल लोलक को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान 0 होता है। जब स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा तो वहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक अन्य कंसेप्ट क्या बताया गया था कि मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भरा गया है और बाल्टी में छिद्र कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बाल्टी को सरल आवर्त गति की दिशा में मूव करा दिया जाए तो बताइए जो है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या बताए थे कि जब बाल्टी पूर्णतः भरी थी तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे पानी गिरेगा बाल्टी से वैसे वैसे उसका सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक जाएगा, और जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा वैसे वैसे लंबाई बढ़ती जाएगी प्रभावी। और जब प्रभावी लंबाई बढ़ेगी तो इसका मतलब आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जो है वह धीरे धीरे गति करेगी। लेकिन जब बाल्टी का पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो ऐसी स्थिति में जब बाल्टी खाली होने वाली होती है तो सेंटर ऑफ मास अब नीचे ना जा करके वह कहाँ चला जाता है, ऊपर हो जाता है। इसका मतलब अब प्रभावी लंबाई घट जाती है। तो देखिए उसके लिए कंसेप्ट क्या बताए थे कि एक बार प्रभावी लंबाई क्या थी, बढ़ी थी, फिर घट जाती है। इसका मतलब पहले आवर्तकाल जो लग रहा था वह दूसरी अपेक्षा में यानी दूसरी बार क्या हो गया, आवर्तकाल का मान बढ़ गया, फिर आवर्तकाल का मान क्या हो गया, घट गया। यानी ऐसी कंडीशन में अगर पूछा जाए तो आप यही उत्तर बताएंगे कि पहले आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, फिर इसके बाद घट जाएगा।
तो उम्मीद है कल के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक और कंसेप्ट जान लीजिए, अगर कह दिया जाए 5 किलोग्राम, देखिए अगर कह दिया जाए 5 किलोग्राम का एक लोहे का गोला, 5 केजी का एक लोहे का गोला और 5 केजी का एक रुई का गोला, समान लंबाई के, मान लीजिए यहाँ पर रस्सी की लंबाई क्या है, 2-2 मीटर है या 1-1 मीटर है, समान लंबाई के धागे से बांधे गए हैं, समान लंबाई के धागे से क्या किए गए हैं, बांधे गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समझना क्या है, दोनों का द्रव्यमान कितना है, 5-5 केजी है। यह देखिए क्या है, यह मान लेते हैं हम लोहा है या धातु है, यह क्या है, लोहा है या धातु है, और यह क्या है, रुई है। दोनों में देखिए क्या है, द्रव्यमान दोनों के समान है, दोनों को समान लंबाई की रस्सी से या जो है तार से बांधा गया है। अब यहाँ पर देखिए समझना है कि किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम आपको एक ही पॉइंट बताए हैं कि जब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा दिमाग सेंटर ऑफ मास से लगाएंगे। अगर सेंटर ऑफ मास आपका क्लियर होगा तो सरल लोलक का कोई भी प्रश्न आपको फंसा ही नहीं सकता है। अब यहाँ देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा। इसका भी द्रव्यमान कितना है, 5 केजी। जब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा तो यहाँ पर अगर प्रभावी लंबाई निकालेंगे, मान लीजिए प्रभावी लंबाई क्या है, L1 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखा जाए और यहाँ पर देखिए सेंटर इसका बीच में है, तो यहाँ पर अगर प्रभावी लंबाई देखेंगे रुई के गोले के लिए, मान लीजिए यहाँ पर प्रभावी लंबाई क्या है, L2 है। देखिए रुई का गोला बड़ा क्यों होगा, चूंकि उसका द्रव्यमान 5 केजी है और 5 केजी में रुई की मात्रा ज़्यादा आएगी, इसलिए रुई का गोला लोहे के गोले के अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा क्यों, चूंकि रुई का घनत्व तो कम है और लोहे का घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब रुई का गोला बड़ा है, बस यहाँ द्रव्यमान समान होने की बात हो रही है और रस्सी के समान होने की बात की जा रही है। रस्सी का मतलब धागा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, जब दोनों का द्रव्यमान समान है लेकिन आकार क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं L2 का मान L1 से क्या है, ज़्यादा है। और हम इसके पहले बता चुके हैं कि अगर लंबाई अधिक होती है तो आवर्तकाल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट देखिए क्या बनेगा, जो L1 है वह छोटा है किससे, L2 से। जो L1 है वह क्या है, L2 से छोटा है। जब L1 L2 से छोटा है, इसका मतलब जो दूसरे का आवर्तकाल होगा वह क्या होगा, T1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या होगा, दूसरे का आवर्तकाल पहले के आवर्तकाल से क्या होगा, अधिक होगा। यदि चाल की बात की जाए तो देखिए अगर समय ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगी। यानी यहाँ पर V1 की चाल ज़्यादा होगी और V2 की चाल क्या होगी, कम होगी। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग आराम से सीख गए होंगे। अब इसके बाद देखिए थोड़े से और क्वेश्चन पढ़ना है कि जब घड़ी के लोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तब क्या कंसेप्ट बनता है। चलिए तो अगला कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है गर्मी में जो है लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। सुस्त होने का मतलब देखिए क्या है, उनकी चाल जो है कम हो जाती है। सुस्त होने का मतलब क्या है, समय ज़्यादा लगेगा, चाल का मान क्या होता है, घट जाता है। और ठंडी में जो लोलक घड़ियां होती है वो फास्ट हो जाती हैं, और फास्ट होती है तो इसका मतलब स्पीड क्या होती है, यानी चाल का मान बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब लोलक घड़ियां गर्मी में बात करते हैं तो गर्मी में लोलक घड़ियों में क्या होता है, लोलक घड़ियों के लोलकों में रेखीय प्रसार हो जाता है। यानी गर्मी के कारण उसमें रेखीय प्रसार के कारण क्या होता है, कुछ फैलाव हो जाता है, और उस फैलाव के कारण लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए गर्मी में क्या होता है और ठंडी में क्या होता है। यहाँ पर गर्मी और ठंडी का दोनों का कंसेप्ट एक साथ समझना है। गर्मी में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, यानी जब लंबाई बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में बताइए आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा। और ठंडी में देखिए क्या है, लोलक के लंबाई का मान घट जाता है। क्यों, चूंकि ठंडी में वस्तुएं सिकुड़ जाती हैं। जब ठंडी में सिकुड़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लंबाई का मान घटेगा। और जब लंबाई का मान घट जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब लंबाई घटेगी तो टी का मान क्या हो जाएगा, तो टी का मान भी देखिए घट जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, L/G होता है। मतलब क्या होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो गर्मी में लोलक घड़ियों के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल इसलिए क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा मतलब समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो लोलक घड़ियाँ क्या हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी।
इसका उल्टा कंसेप्ट देखिए, ठंडी में क्या होता है, ठंडी में ठंड के कारण वस्तुएं सिकुड़ती हैं, और जब सिकुड़ेंगी तो लंबाई में क्या होगा, कमी होगी, और जब लंबाई में कमी होगी तो इसका मतलब आवर्त काल भी क्या होगा, घटेगा, और जब आवर्त काल घटेगा तो ऐसी स्थिति में लोलक घड़ियां फास्ट हो जाएंगी, अर्थात उनकी चाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए चाल क्या होगी, जब समय ज़्यादा लगेगा तो चाल का मान कम हो जाएगा, और ठंडी में बात करेंगे तो समय जो है कम लगेगा, इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है ठंडी गर्मी वाले क्वेश्चनों को भी आप लोग आराम से बना ले जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर हम जो है सरल लोलक को किसी चलती हुई गाड़ी में फिट कर देते हैं तब आवर्तकाल क्या होता है, यह आज का लास्ट पॉइंट होगा, और इतने पॉइंटों को पढ़ने के बाद सरल लोलक का कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो है सरल लोलक को हम किसी गाड़ी में फिट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यह एक गाड़ी दी गई है, यहाँ पर एक गाड़ी है, और हम क्या करते हैं, सरल लोलक को इस गाड़ी में क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब देखिए जब सरल लोलक को इस गाड़ी में हम सेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तो गुरुत्वीय त्वरण पहले से कार्य कर रहा था, लेकिन जब गाड़ी विरामावस्था में होगी तो गाड़ी में कोई त्वरण नहीं कार्य करेगा, और जब त्वरण कार्य नहीं करेगा तो यहाँ पर केवल स्मॉल जी ही कार्य करेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण ही कार्य करेगा। तो आपको पता है कि t बराबर क्या होता है, 2π√L/g होता है। जब यहाँ पर गाड़ी विरामावस्था में होगी तो ऐसी स्थिति में गाड़ी में लगे हुए लोलक के आवर्त काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप उसे बाहर निकालेंगे, जितना उसका आवर्तकाल होगा वही इसके अंदर भी आवर्तकाल हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर यह जो गाड़ी है यह स्मॉल a त्वरण से आगे की दिशा में गतिमान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, जो परिणामी त्वरण का मान पहले g था अब वह g ना होकर के g+a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले जो त्वरण कार्य करता था स्मॉल g, अब उसके साथ एक और त्वरण कार्य करेगा। कौन सा? गति का त्वरण स्मॉल a कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला t बराबर 2π√L/g है, अब यहाँ पर t बराबर 2π√L/g प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? चूंकि गाड़ी भी अब a त्वरण से गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में लोलक को दो त्वरण प्राप्त होंगे, एक गुरुत्वीय त्वरण g और दूसरा गाड़ी से प्राप्त त्वरण a। अब यहाँ पर देखिए, पहले g का मान g था, मान लीजिए 10 से आप किसी संख्या में भाग देंगे, उसका जो मान होगा, अगर आप 10 में कुछ और जोड़ करके संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर g का मान देखिए, यहाँ में g में कुछ जोड़ेंगे तो g का मान बढ़ेगा, और जब इस परिमाण का मान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में t का मान क्या होगा, घट जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यदि गाड़ी विरामावस्था में है तो उसके लोलक के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब गाड़ी स्मॉल a त्वरण से गतिमान हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभावी त्वरण g+a हो जाएगा, और जब प्रभावी त्वरण g+a हो जाएगा तो यहाँ पर त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको याद कर लेना है कि यदि किसी गाड़ी में कोई सरल लोलक लगा दिया जाए और गाड़ी स्मॉल a त्वरण से गतिमान हो तो ऐसी स्थिति में उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। क्यों? चूंकि प्रभावी त्वरण बढ़ जाता है। तो उम्मीद है यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है गाड़ी से। यदि गाड़ी एक समान चाल से गतिमान हो, जब गाड़ी एक समान चाल से गतिमान होगी या एक समान वेग से गतिमान होगी तो क्या उसके वेग या चाल में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और जब कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो यहाँ पर स्मॉल a का मान क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पर एक समान चाल की बात कर दी जाएगी तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 0, और जब g में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल g हो जाएगा। अर्थात सरल लोलक के आवर्तकाल पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है गाड़ी रुकी रहेगी, गाड़ी चलेगी a त्वरण से, और फिर जब गाड़ी एक समान त्वरण से चलेगी तो ऐसे पॉइंटों को आप सभी लोग आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए सरल लोलक से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम कराने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद है ऐसे क्वेश्चनों को अब आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कि सरल लोलक की कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, निलंबन बिंदु है या दृढ़ स्थिर सिरा है, जहाँ से एक धागे में बांध करके हमने गोलक को लटका दिया है।
अब यहाँ पर देखिए गोलक को इसकी माध्य स्थिति से या साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह गोलक अपने दोनों तरफ क्या करता है, दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इसी गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं अथवा सरल आवर्ती गति कहते हैं। सरल आवर्ती गति क्यों कहते हैं, क्योंकि वह एक ही पथ पर बार बार गति करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, हम बता चुके हैं कि जब कण अपने माध्य स्थिति से मैक्सिमम दूरी विस्थापित होता है तो वही दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो है इसका आयाम क्या है, स्मॉल a है। तो आयाम के बारे में हम कल वाली क्लास में, इसके पहले की क्लासों में डिटेल पढ़ा चुके हैं कि आयाम क्या होगा, दोलन और आयाम में रिलेशन क्या होगा, फिर दूरी कैसे निकालते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसके पहले वाले वीडियो में जा करके आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें समझना है कि कहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, कहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, कहाँ पर जो है विस्थापन ज़्यादा होगा, कहाँ पर विस्थापन का मान कम होगा। तो देखिए अगर यह जो लोलक है अपने साम्य स्थिति में लटका है, मतलब यहाँ से विस्थापित करके छोड़ दे और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, इस बिंदु के लिए विस्थापन का मान लीजिए बिंदु A है और यहाँ पर क्या है, B और यहाँ C है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम कह दें यहाँ पर गति का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि एक सरल लोलक का गोलक अपने साम्य स्थिति में लटका हुआ है, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो बताइए उसका विस्थापन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अगर पूछे गति का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे अधिक गति जो होगी वह उसके बिंदु A पर होगी, यानी यहाँ पर गति का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी यहाँ पर चाल का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, स्थितिज ऊर्जा यदि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की देखिए बात की जाए, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे क्या होगा, कम होगा। सबसे क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा, चूंकि यहाँ पर ऊंचाई का मान सबसे कम है। जैसे जैसे वस्तु को हम ऊपर ले जाते हैं, चूंकि u बराबर क्या होता है, mgh होता है। जब u बराबर mgh होता है तो h का मान बढ़ेगा तो u का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई कम होती है, तो जब ऊंचाई मिनिमम होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा तो गतिज ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ जाएगा, और गतिज ऊर्जा का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी वहीं पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर गोलक अपने सामान्य स्थिति में है तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। गति क्या होगी, सबसे तेज होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम होगी। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर हम B पॉइंट पर क्लियर करें इन सभी मानों को, तो विस्थापन देखिए B के लिए आयाम का मान क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। विस्थापन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर जो विस्थापन सबसे अधिक होता है इसी को हम कहते हैं आयाम, यानी स्मॉल a कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गति की बात की जाए तो अधिकतम विस्थापित हो जाने के बाद वह कण अब ऊपर की दिशा में गति नहीं करता है बल्कि वह नीचे की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सबसे मैक्सिमम हाइट पर जो चाल या गति का मान होता है वह वहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 होने के बाद वह कण या पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौटना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाले बिंदु पर या B या C पर हम कहें गति का मान क्या होगा, तो यहाँ पर गति का मतलब चाल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर कह दिया जाए स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर कह दिया जाए स्थितिज ऊर्जा, तो आपको पता है कि सबसे अधिक ऊंचाई किस पर होगी, B या C पर होगी। और जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर होगी, B और C पर होगी। अगर गतिज ऊर्जा की बात कर दिया जाए तो देखिए मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पिंड है वह गति करना बंद कर देगा और वह प्रारंभिक दिशा में लौटने का प्रयास करता है। और जब प्रारंभिक दिशा में लौटने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम हाइट वाले पॉइंट पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 हो जाता है।
तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मतलब सबसे कम हो जाएगी। तो उम्मीद है इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए सरल लोलक से संबंधित जो कुछ अन्य प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। चलिए समझते हैं आगे के प्रश्नों को। इसके पहले देखिए, पहले की क्लास में हम बता चुके हैं कि यदि जो है किसी सरल लोलक को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वहां पर जी का मान 0 होगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और किसी लोलक को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो जी का मान 0 होगा, और जहां पर जी का मान 0 होगा वहां पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, यदि जो है कह दिया जाए किसी सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह पॉइंट आपको समझना है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए, आप जानते हैं टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या होता है, जी होता है। लेकिन आपको पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। मतलब अगर हम कह दें चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है तो जी डैश बराबर क्या होता है, जी का 1/6 भाग होता है, मतलब जी बटा कितना होता है, 6 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 कम होता है। अब यहाँ पर देखिए यह 1/6वां भाग होता है। अब यहाँ पर अगर जो है इसे हम इस मान में रखेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर चंद्रमा पर आवर्तकाल टी डैश है तो हम कह सकते हैं कि टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जी था यहाँ जी के स्थान पर जी डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जी डैश के मान को रखेंगे तो यहाँ पर टी डैश बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश का मान क्या है, जी बटा क्या है, 6 है। अब आप जानते हैं कि सबसे नीचे का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर टी बराबर यानी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, यहाँ देखिए 6 का गुणा एल में होगा तो हो जाएगा 6l बटा कितना, जी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप करड़ी में 6 के मान को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर करड़ी में a गुणे b लिख दिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है करड़ी में a गुणे करड़ी में कितना, b। अगर आप करड़ी की क्लासों को नहीं देखे हैं तो करड़ी की सभी क्लासें एक तरफ से पढ़ा करके प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, उसके वीडियो को आप सभी लोग आराम से देख सकते हैं। कैट मैट तक के सभी क्वेश्चनों को करड़ी में हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी करड़ी की क्लास पूरा नहीं हुई, लगभग 14 से 15 क्लासें ले चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एल बाई जी, और यहाँ पर जो है करड़ी में 6 को हम क्या कर दें, अलग कर दें। अब अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखा गया है किसका मान है, टी का मान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टी डैश बराबर हो जाएगा टी इंटू अंडर रूट कितना, 6। इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी सरल लोलक को पृथ्वी तल से चंद्रमा तल पर ले जाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा और सरल लोलक के सभी प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से समझ गए होंगे। अब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको सरल लोलक से फंसा दे। यदि क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही हम फिजिक्स की सभी क्लासों को एक तरफ से लेने का प्रयास करेंगे और जब सभी क्लासें एक तरफ से ली जाएंगी तो वहां पर हम सरल लोलक को और डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक क्लास केवल न्यूमेरिकल पर आधारित होगी। जय हिंद।